कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 11 और पाठ 11 का नाम है बिरजू महाराज से साक्षात्कार। चित्र पर आधारित गतिविधि देखें। क्या आप जानते हैं बच्चों चित्र में दिखाई गई कथक कलाकार कौन है? तो आपको बता दें कि ये बिरजू महाराज की पहली शिष्या शोभना नारायण है। ये एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है और इन्होंने बिरजू महाराज से कथक सीखा है। 1992 में इन्हें पद्मश्री और 1999-2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस जानकारी के बाद करते हैं पाठ में प्रवेश। यह पाठ प्रसिद्ध कथक नृतक बिरजू महाराज के जीवन संघर्ष और नृत्य यात्रा पर आधारित है। उन्होंने बचपन में ही कथक को अपना लिया और पिता व चाचाओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करते हुए कई नवाचार किए। नृत्य, संगीत और जीवन के बीच संतुलन और लय को उन्होंने बहुत महत्व दिया। यह साक्षात्कार संस्कृति, कला और अनुशासन की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। आइए शुरू करते हैं। श्रेया जो कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार कर रही हैं, यानी कि उनका इंटरव्यू ले रही हैं, वो कहती हैं, सुना है आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? बिरजू महाराज एक ज़माना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगीं। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे, वे अब खाली पड़े थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियाँ जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। अम्मा बार बार यही कहा करती थी, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी ना मिले, पर अभ्यास ज़रूर करो। तनुश्री कहती हैं, आपने कथक किससे सीखा? बिरजू महाराज मेरे गुरु थे। मेरे पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा बांधते हैं, गंडा कहते हैं ताबीज़ को, और शिष्य गुरु को भेंट देता है। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है, तभी गंडा बांधता हूँ। तनुश्री पूछती हैं, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? बिरजू महाराज कहते हैं कि यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर हैं और अच्छी नर्तकी भी। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ और इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा, तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नृतक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। माणिक पूछते हैं, कथक की शुरुआत कब हुई? बिरजू महाराज कहते हैं, कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था। तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहाँ 989 कथकों के घर हुआ करते थे।
कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया, बैरगिया नाला जुलुम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर। जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर 3 3। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। श्रेया पूछती है, क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? बिरजू महाराज, गाना, बजाना और नाचना, ये तीनों संगीत का हिस्सा है। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है, कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसियां मारता है और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। अगर नृतक को सुरताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक है नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। तनुश्री पूछती है, आपने कथक में नई नई चीजें भी जोड़ी हैं ना? बिरजू महाराज, कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ, उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते तो खूबसूरत तो थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। तनुश्री, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे। बिरजू महाराज, भाषाएं अलग अलग होती हैं पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माएँ यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं, चाहे नृत्य हो या कुछ और। परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष से लिए बीज को बोएं तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिला है। माणिक कहती हैं, आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं? बिरजू महाराज, पहले मंच नहीं होते थे, फर्श पर चांदनी बिछाने की बड़ी सफ़ेद चादर को कहते हैं बिछी होती थी, जिस पर कथक होता था और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होठ रंगने के लिए पान होता था। पहले नर्तक कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खिंच जाता था कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। श्रेया, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया? बिरजू महाराज, बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा लड़के के हाथ में लय है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था।
एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए। बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। माणिक, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? बिरजू महाराज, लोक नृत्य सामूहिक होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तक अकेला ही काफ़ी होता है। लोक नृत्य नाचने वालों के अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है। शुरू में कथावाचक भी लोक नृतक हुआ करते थे। धीरे धीरे जब उसकी खास शैली व रूप निश्चित होता गया तो वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। श्रेया, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है? बिरजू महाराज, कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी। अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, पर शोर वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है। मैं सबसे यही कहता हूँ, वह संगीत सुनो, देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो, अनुभव करो। तनुश्री, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? बिरजू महाराज, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है और भरतनाट्यम में मूर्ति कला से। भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है, कथक में दोनों हैं। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। इसी प्रकार अंगुलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती हैं, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू? माणिक पूछते हैं, खाली समय में आप क्या करते हैं? बिरजू महाराज, खाली तो होता ही नहीं हूँ, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है। अगर मैं नर्तक ना होता तो शायद इंजीनियर होता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफ केस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे औजार रखता हूँ। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देख कर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। प्राय रातें 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूँ। जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पिछले 2 वर्षों में लगभग 70 चित्र बनाए हैं। श्रेया, अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग ना चाहते हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिरजू महाराज, आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें। जैसे अन्य खेल हैं वैसे ही यह भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाज़ा व सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तनुश्री, क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? बिरजू महाराज, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो ज़रूर सीखो। मन की शांति के लिए यह बहुत ज़रूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाती है, संतुलन सिखाती है। नाचने, गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चलिए बच्चों, यहाँ ये साक्षात्कार पूर्ण हुआ। हम चलते हैं पाठ के कठिन शब्द की ओर। लयबद्ध, सम्मोहित, मनोहारी, परंपरा, मंचन,
प्रतिष्ठित, विलक्षण, प्रसिद्धि, योगदान, कार्यक्रम, अदृश्य, प्रस्तुतिकरण, दर्शक, कल्पना, फरमाइश। अब चलते हैं हम शब्दार्थ की ओर। नृत्यांगना जो स्त्री नृत्य करती है, अनुपम जिसकी तुलना न की जा सके, भाव भंगिमा मुख और शरीर की मुद्राओं से व्यक्त भाव, प्रस्तुति कुछ सामने रखने की क्रिया, संप्रेषण विचार या भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना, प्रशस्ति प्रशंसा में लिखा गया वर्णन, सहजता, सरलता, संस्कार, आदर्शों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा, नवाचार, नई सोच, मुग्ध, बहुत प्रभावित, प्रशिक्षण, सिखाने की प्रक्रिया, कर्मठता, मेहनत से कार्य करने का गुण, परंपरा, रीति रिवाज, विशेषता, कोई खास गुण, अभिव्यक्ति, विचारों या भावों को प्रकट करना, प्रतिभा, असाधारण क्षमता या गुण, अविस्मरणीय जिसे भुलाया न जा सके। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। गंडा बांधने की परंपरा क्या दर्शाती है? गंडा बांधने की परंपरा गुरु और शिष्य के बीच नृत्य शिक्षा की शुरुआत को दर्शाती है। कथक के शुरुआती रूप की जानकारी कहाँ से मिलती है? कथक के शुरुआती रूप की जानकारी हमें महाभारत के आदि पर्व और रामायण से मिलती है। कथक के मंचन की पुरानी विधि क्या थी? पहले कथक के लिए मंच नहीं होते थे, फर्श पर सफ़ेद चांदनी बिछाई जाती थी और चेहरे पर लगाने के लिए चंदन लेप और होठों को रंगने के लिए पान का उपयोग किया जाता था। चारों तरफ दर्शक बैठे होते थे और बीच में कथक होता था। बिरजू महाराज ने अपने शिष्यों को कब गंडा बांधना शुरू किया? बिरजू महाराज ने इस परंपरा को उलट दिया। उन्होंने बहुत समय तक शिष्य को सिखाने के बाद जब उसमें श्रद्धा देखी, लगन देखी, तब गंडा बांधना शुरू किया। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। बिरजू महाराज ने कथक की प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त की? अच्छन महाराज से। कथक का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मंदिरों में कथा कहने की शैली थी। कथक की लय किससे मिलती है? दैनिक जीवन से। लोक नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मन बहलाव और थकान मिटाना। कथक की परंपरा पहले किस स्थान तक सीमित थी? मंदिर तक। अगला प्रश्न है बच्चों, खाली स्थान भरो। कथक के लखनऊ घराने के लोग मूल रूप से हरिया गांव के थे और बिरजू महाराज की बेटी और दामाद चित्रकार हैं। कथक नृत्य की एक प्रस्तुति में कलाकार लय और ताल का उपयोग करता है। बिरजू महाराज अपने पंखे और फ्रिज भी खुद ही ठीक कर लेते थे। नृत्य में लय संतुलन बनाए रखती है। वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। कथक नृत्य में भाव भंगिमा मूर्तिकला से ली जाती है। गलत। बिरजू महाराज ने अपने जीवन में कभी चित्रकला की ओर ध्यान नहीं दिया। गलत। शास्त्रीय नृत्य एकल प्रदर्शन पर आधारित होता है। सही। बिरजू महाराज के अनुसार लय जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। सही। कथक की शुरुआत जयपुर घराने से हुई थी। गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कथक की शैली में बिरजू महाराज ने क्या नए परिवर्तन किए? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? बिरजू महाराज ने नाचना, गाना और बजाना कब शुरू किया? बिरजू महाराज खाली समय में क्या करते थे? बिरजू महाराज के अनुसार लय का जीवन में क्या महत्व है? और बिरजू महाराज के बचपन में कौन सी कठिनाइयाँ आई और उनकी माँ का उनके जीवन में क्या योगदान रहा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों अब आप इस साक्षात्कार के आधार पर स्वयं दीजिए। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।